हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है जीके एंड जीएस बाय सुमित सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बताएंगे भारत का राष्ट्रपति। जितने राष्ट्रपति से लगभग प्रश्न बनते हैं आपको एक वीडियो में हम राष्ट्रपति से लगभग प्रश्न आपको देने की कोशिश करेंगे। और यह संविधान का वीडियो 8 है। दोस्तों, संविधान का वीडियो 8 है। ये राष्ट्रपति से जो भी आपके प्रश्न बनते हैं हमने यहाँ उसको लेने की कोशिश किया है। ठीक है, समाहित करने की कोशिश एक वीडियो में लगभग किया है। जो नहीं है हम उसको आपको अलग से बता दे रहे हैं। ठीक है ना। और दोस्तों, अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या हम पढ़ेंगे आज? भारत का राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आइए अब जानिए पहले नंबर भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है कहाँ से किसके समान है? प्रश्न आपका एक आता है, भारत का राष्ट्रपति किस देश के समान है? तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समान है। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान है। भारत का राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए। ठीक है दोस्तों, और भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रश्न आता है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। आइए अब बात करते हैं कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव कौन कौन लड़ सकता है या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए हम पहले बात करेंगे योग्यता, क्योंकि हम कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे हम पढ़ते हैं ना नोटिफिकेशन में कि हम इस फॉर्म, ये परीक्षा का फॉर्म हम भर सकते हैं कि नहीं, मतलब उसमें योग्यता क्या क्या मांगा है। तो आइए हम वैसे राष्ट्रपति बनने के लिए बात करेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए किस नागरिक। आइए योग्यताएँ में बात कर रहे हैं हम, वह भारत का वह नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक। नागरिक का मतलब है कि भारत में ही जन्मा हो, ये बात नहीं है। मतलब उसको कहीं का भी जन्मा हो, उसके पास क्या होनी चाहिए? भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है ना, उस हिसाब से वो कहीं का भी जन्मा हो, उसके पास क्या होनी चाहिए? भारत की नागरिकता होनी चाहिए, पहला पॉइंट। और उसके बाद तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये नहीं कि 35 वर्ष की आयु में हो, 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूरी कर चुका हो। दूसरा टॉपिक, ये आपका प्रश्न बहुत आता है कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है ना। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए 25 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है ना। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष और ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष। आइए बात करते हैं योग्यताएं में और क्या होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो भी क्या राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। किसकी? लोकसभा की योग्यता रखने, सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। और उसके साथ साथ किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद में राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री और राज्यों में मंत्री जो होते हैं, इनको छोड़कर बाकी और जो शेष बचे हैं वो सब लाभ के पद पर आते हैं। इनको लाभ के पद की श्रेणी में हम नहीं लाते हैं। ठीक है ना। पागल दिवालिया ना हो, ठीक, उस पर कोई केस ना चल रहा हो, ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए आपकी। पहले नंबर कंडीशन राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, ये सारी चीज़ें आप है तो आप भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, आइए बात करते हैं कुछ राष्ट्रपति का अनुच्छेद। पहला प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 52। ठीक है ना, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान में कहाँ उल्लिखित किया गया? अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गई किस अनुच्छेद के तहत? 53 के तहत की गई है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ अनुच्छेद 53 के तहत। इसी राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है ना, कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है ताकि राष्ट्रपति अपना काम जो होता है उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, ताकि उसके सहायता के रूप में मंत्रिपरिषद कार्य करे। ठीक है ना, शक्तियों, तो ये शक्तियाँ क्या है? अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रश्न आपका ये जितने अनुच्छेद लिखे हैं सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? आखिर राष्ट्रपति क्या वंशानुगत है? नहीं, इसका हमारे यहाँ निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन की बात किस अनुच्छेद में कही गई? अनुच्छेद 54 में कही गई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है ना। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का
निर्वाचन होना चाहिए। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होना चाहिए वह कैसे होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब उसमें भाग कौन कौन ले सकता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है और कौन कौन सदस्य भाग ले सकते हैं, क्या कैसे होना चाहिए रीति। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन 54 में होता है। और निर्वाचन की रीति में है दोस्तों कि आता है राष्ट्रपति का चुनाव की रीति क्या, एकल संक्रमति मत पद्धति, एकल संक्रमति मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमति मत पद्धति के द्वारा होता है दोस्तों का मतलब ये है जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार है और 3-4 लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो 3-4 लोग खड़े होते हैं, सबको मतदान मिलता है। तो जब गणना होती है तो गणना के समय जो पहला व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाया होता है, अगर वह विजयी हो गया तो ठीक है। अगर या मतलब एक जो निर्धारित वोट होते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए इतने वोट होने चाहिए, उतने मतदाता आपको चुने, उतने मतदान आपके पास होने चाहिए। अगर उतनी सीटें आपको नहीं मिली है तो उसमें किया जाता है, जो 2-3 लोग और खड़े होते हैं, जो सबसे कम वोट पाया होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको वरीयता से बाहर कर दिया जाता है। उसका मतदान सब, उसके वोट सब काट लिए जाते हैं, उसको वोट लिस्ट से बाहर कर दिया और उसका वोट जोड़ दिया जाता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, ताकि वो विजयी हो जाए। इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है एकल संक्रमति मत पद्धति। ठीक है दोस्तों। और कैसे है, अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे है, अप्रत्यक्ष रूप प्रणाली है। ठीक है ना। आगे आपको हम बताएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। आइए अब बात करते हैं अनुच्छेद 56। आखिर राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, क्या कितने भी लंबे समय तक रहता है, उसका कार्यकाल निश्चित है कि नहीं निश्चित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, हमारे यहाँ सबका कार्यकाल लगभग निश्चित है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों। कब से, जिस दिन से वह विजयी होता है, मतगणना जिस दिन हो जाता है, जिस दिन से वह विजयी हो जाता है, उस दिन से 5 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया, पुनर्निर्वाचन के लिए, मतलब निर्वाचन कैसा, पुनर्निर्वाचन मतलब पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है, योग्य होता है। किस अनुच्छेद के तहत, अगर आपका प्रश्न बहुत आता है दोस्तों ये भी कि किस अनुच्छेद के तहत कोई भी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो अनुच्छेद 57 के तहत कोई भी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन लड़ सकता है, पुनर्निर्वाचित के लिए वह पात्र है। यह किस बात में कहा गया, अनुच्छेद 57। जबकि अमेरिका के संविधान में उल्लेख किया गया केवल 2 बार राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव कितनी बार कोई व्यक्ति लड़ सकता है, 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है। ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का दावेदार पात्र है वो। ठीक है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, ये 57 में है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 58 में। जो हमने यहाँ पर योग्यता जो बताया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लगभग यही योग्यताएं हैं जो अनुच्छेद 58 में, अगर आपका प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या है, सेवा और शर्तें हैं कुछ, जो उसको सेवा के रूप में, जैसे राष्ट्रपति को सेवा के रूप में उसको सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी आवास मिलते हैं। ठीक। और शर्तें क्या है, राष्ट्रपति के उस समय जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है उस समय न तो उसके वेतन में कोई कटौती की जा सकती है, न तो उसके अधिकार को कम किया जा सकता है। ये सारी सेवा और शर्तें अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, सेवा शर्तें। 58 तो बहुत पूछा जाता है, योग्यताएं। 60, अनुच्छेद 60, ध्यान दीजिए, ये तो बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आता है प्रश्न कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति ईश्वर की शपथ लेता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति ईश्वर की शपथ लेता है। ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाअभियोग है। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति चुन तो लिया जाता है 5 साल, अगर उसको हटाना है 5 साल के पहले तो कैसे हटाएंगे, वह प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग, जिस प्रक्रिया से हटाते हैं राष्ट्रपति को, महाभियोग। और कब, जब संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो या उस समय पागल दिवालिया हो गया उस समय। ठीक है ना। उस समय राष्ट्रपति को अगर हटाना हो या मनमानी कर रहा हो तो महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं। हम आपको महाभियोग अलग से बताएंगे। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, किसी भी सदन में, संसद के 2 सदन है, किसी भी सदन में ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व
अनुमति पे, मतलब उसको पूर्व सूचना 14 दिन की पूर्व सूचना पे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है 14 दिन की सूचना पे। और उसके लिए कम से कम पहले सदन से 14 सदस्यों का मतलब सहमति होनी चाहिए, फिर 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए पहले सदन में। अगर पहले सदन में यह पास हो गया तो दूसरे सदन में भी जाएगा, दूसरे सदन में भी छानबीन होगी, उसके खिलाफ जांच होगी। अगर वहाँ भी साबित हो गया, दूसरे सदन में भी अनुमोदित हो गया, तो अगर सही पाया गया राष्ट्रपति किस लिए उसके खिलाफ महाभियोग लाया गया, तो उसी दिन से, जिस दिन दूसरे सदन पारित होगा, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा, उस दिन से उसका पद समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये महाभियोग की प्रक्रिया में है। और जबकि राष्ट्रपति को सूचना इसलिए दी जाती ताकि वह अपना मतलब दोष सिद्ध कर सकता है, चाहे खुद आकर के, चाहे अपने किसी पदाधिकारी के द्वारा भेज सकता है अपनी सिफारिश के लिए कि हाँ हम इसके लिए दोषी हैं या नहीं हैं, निर्दोष हैं कि दोषी हैं। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए रिक्त पद को भरना। रिक्त पद को मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या कोई भी व्यक्ति उस समय राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, तो उस समय में राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले या उस समय के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लिया जाए। ये बातें कहाँ कही गई? अनुच्छेद 62 में कही गई। ध्यान दीजिएगा, महाभियोग बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं हम इसके कुछ अलग चीज़ें कि और क्या होने चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लड़ने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों जमानत राशि होती है एक आपकी। वो जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। यहाँ हमने लिखा है दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये। ये जो रुपया है, रुपये को अब ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। ये रुपया अब 2010 से 11 के आसपास से ऐसे लिखा जाता है। इसको मुंबई IIT के एक छात्र थे डॉक्टर P उदय, ठीक है ना, तो उन्होंने ये रुपये का सिंबल दिया है। और राष्ट्रपति के पद के लिए जो जमानत राशि निश्चित की गई हो 15,000 रुपये है। और जमानत जब्त भी हो जाती है। कब? जब आपको कुल मतों का अगर 1/6 मत नहीं मिल रहा है आपको, तो आपकी जो 15,000 जमानत राशि है ये आपकी जब्त कर ली जाती है RBI के द्वारा। ठीक है ना, सरकार द्वारा। तो ये जो आपका 1/6 जितने भी आपका निर्वाचन हुआ है, अगर उस पूरे निर्वाचन में आपको 1/6 बहुमत नहीं मिला है या वोट नहीं मिला है, तो आपकी जमानत राशि जो 15,000 है जब्त हो जाएगी। कम से कम आपको इतने लाने होंगे, तब आपके 15,000 रुपये बचेगा। चलिए, और क्या चाहिए राष्ट्रपति के बनने के लिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक मतलब जो प्रस्ताव करें कि हाँ ये राष्ट्रपति के लिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और 50 अनुमोदक का मतलब उसका समर्थन भी करने वाले चाहिए उतने ही। ठीक है ना, वो मतदाता भी होते हैं कि हाँ ठीक है आप ये कर रहे हैं, हम समर्थन भी करें। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक द्वारा प्रस्ताव होता है, उस पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। अगर 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक का हस्ताक्षर नहीं हो इस पर, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये अनिवार्य है। और इसके पहले एक प्रश्न आता है आपका, अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या कितनी थी पूर्व में? तो कितनी थी? 10-10। पहले अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या कितनी थी? 10-10 थी। 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक थे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं आगे की कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। हम आपको कहे थे अभी अगली बार बताने के लिए। यहाँ पे आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, आपको पता है संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के दोनों सदनों के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, क्योंकि आपको पता है संसद में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जिसको राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत करता है। तो जो उनका निर्वाचन जनता द्वारा हुआ है वो केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? निर्वाचित सदस्य। और राज्यसभा और लोकसभा, उसके साथ साथ संसद हो गया दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, और जैसे केंद्र में संसद हो गए वैसे राज्यों में भी 2 सदन होते हैं ना, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो पर राज्यों में राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कौन भाग लेता है? राज्य विधानसभा है ना, आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश हैं 2 हमारे यहाँ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। वो भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाएं हैं और वहाँ पे मुख्य मंत्री होते हैं। ठीक है ना, तो इनको आइए बात करते हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने इसके कब अनुमति दी गई? तो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया? 1992 से
दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए शामिल किया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 17वें संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है ये। आपके यहाँ से लगभग राष्ट्रपति संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं। आइए उसके अतिरिक्त देखते हैं। आपका अगर प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से द्वारा होता है। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए अभी आपसे कोई पूछे राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए पर माह है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए पर माह है। ठीक है, आइए अब राष्ट्रपति संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेदों की बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ जो महत्वपूर्ण लिए बहुत सारे अनुच्छेद हैं, पर हम यहाँ पे महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको इस जगह में ज़्यादा आया नहीं, जितना आया है तो हमने मेन टॉपिक आपको देने की कोशिश किया है। ठीक है, आइए बात करते हैं अनुच्छेद 72। यहाँ पे जितने लिखे हैं दोस्त सब महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 72 क्या है, क्षमा दान, मतलब राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि अनुच्छेद 72 के तहत अगर न्यायालय द्वारा उसको सज़ा सुनाया गया है तो उसकी सज़ा क्या कम कर सकता है, उसकी सज़ा को कम करा सकता है। उसके लिए लघुकरण शब्द का प्रयोग किया गया हमारे संविधान में, या माफ़ भी करा सकता है। ठीक है ना, ये किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करा सकता है, अनुच्छेद 72 के तहत, ध्यान दीजिएगा। और क्या, अब आइए अनुच्छेद 78 पे आते हैं। अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति की सूचना। क्या है, राष्ट्रपति की नहीं, राष्ट्रपति को सूचना, मतलब कोई है जो राष्ट्रपति को सूचना देगा, तो कौन देगा राष्ट्रपति की सूचना, राष्ट्रपति किसके माध्यम से अपना कार्य संपन्न कराता है, प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना दे अपने कार्यों से संबंधित, मंत्रिमंडल में क्या हुआ, मंत्रिपरिषद में क्या कैसे निर्णय लिए गए, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक, अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 80। आपको पता है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को उल्लेख किया गया, किसका, राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो अनुच्छेद 80(3), ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं 3 है। अनुच्छेद 80(3) के तहत क्या है, आपको पता है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है, अलग अलग क्षेत्रों से। किस अनुच्छेद के तहत, 80(3) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। इसलिए हमने कहा यहाँ पे निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, और ये जो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये मनोनीत सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन है कहाँ से, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है, 80(3) के तहत। ठीक, आइए बात करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत क्या कहा गया, कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक, संयुक्त का मतलब किसकी, संयुक्त मतलब एक से अधिक, किसी का मेल, तो किसका मेल, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक, एक साथ बैठक होती है। कब होती, कुछ दशाओं में, यह कहा है कुछ दशाओं मतलब जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को छोड़कर अन्य दशाओं में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक बुलाता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण मामले आ गए जो एकदम जरूरी हों, उन दशाओं में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 111 पे। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 में क्या कहा गया है, विधेयकों पर अनुमति। क्या कहा गया है, विधेयकों पर अनुमति, मतलब आपको पता है विधेयक होता है, अधिनियम भी होता है। ठीक है ना, तो जो विधेयक होता है मतलब जो हमारे सदन से पारित किया जाता है, उस पर अनुमति, पारित होने के बाद कहाँ जाता है, संसद से राष्ट्रपति के पास, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वह अधिनियम या कानून नहीं बनता। तो उस पर 111 के तहत क्या करता है, संसद कोई विधेयक पारित करके भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 118 के तहत कि विधेयकों पर अनुमति दे या न दे, उसे अपने पास रख भी सकता है पुनर्विचार के लिए और उसको पास भी कर सकता है, यह इसकी शक्ति है। ठीक है, और इस पे अनुच्छेद 111 का प्रयोग किया जा चुका है, वीटो इसको कहते हैं। वीटो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अत्यंतिक वीटो, जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो, अन्य प्रकार के और वीटो होते हैं। तो यहाँ पे पॉकेट वीटो, जेबी वीटो क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के समय हुआ था। एक विवाद हुआ था, एक विधेयक था भारतीय डाक संशोधन विधेयक, उस मामले पे केवल अभी तक एक बार अनुच्छेद 111 का प्रयोग किया गया है, ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया गया। प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है कि किस विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने मतलब उसको अपने नहीं दी थी, उसको पॉकेट में रख लिया था। तो अनुच्छेद 111 के तहत डाक संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 111 के तहत।
अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 1, 2, 3 अर्थात अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब होती है? अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब अस्थायी कानून बना सकता है। अगर उस समय कोई एकदम महत्वपूर्ण मामला है तो उस समय अध्यादेश के माध्यम से वह कानून बना सकता है। ठीक, फिर जब संसद का सत्र चलेगा तब उसको अस्थायी कानून के रूप में ले सकते हैं, हम बना सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 1, 2, 1, 4, 3 143। 143 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श। परामर्श मतलब सलाह, उच्चतम न्यायालय से परामर्श। तो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मतलब राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है। अगर ऐसा कोई मामला है जहां राष्ट्रपति समझता है कि हम सुप्रीम कोर्ट से या उच्चतम न्यायालय से हमें सलाह लेनी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट भी सलाह ले सकता है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो यह बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 143 में कही गई है। आइए, जैसे हमने जाना कि अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, तो ऐसे लोकसभा में भी मनोनयन करता है 2 सदस्यों का। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नामित करता है। किसमें? लोकसभा में नामित करता है। कौन? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में, 2 सदस्यों को लोकसभा में। राज्यसभा में 80(3) के तहत और लोकसभा में 331 के तहत, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं आपातकाल। बहुत ये राष्ट्रपति को अलग से शक्तियाँ दी गई है, और ये आपातकाल से बहुत प्रश्न बनता है, अभी भी बहुत पूछा गया है। जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको पता रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति साहब के यहीं से प्रश्न बनते हैं घूम घुमा कर। ठीक, आइए आपातकाल, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपातकाल की प्रक्रिया जर्मनी से ली गई है, आपको पता है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद आपातकाल। मुख्य रूप से अनुच्छेद 352 पूछा जाता है, 356, 360। 3 तरीके के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राज्यों में आपातकाल होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है ना? और अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में बहुत लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब मुख्यमंत्री अपना कार्य करने में असफल होता है, राज्यपाल को लगता है कि यह काम नहीं कर पा रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है? आइए उस किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत, ध्यान दीजिएगा। अब आइए बात करते हैं 360, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत क्या कहा गया है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब वित्तीय संबंधी। जैसे आपको पता है 8 नवंबर 2016 हमारे यहाँ क्या किया गया था? नोटबंदी की गई थी। किससे संबंधित थी? वित्तीय संपत्ति संबंधित थी। मतलब अगर उस समय नियंत्रण करना अनियंत्रित हो जाती हमारी अर्थव्यवस्था, तो ऐसी स्थितियों में क्या करते हैं? हमारी मुद्रा का मूल्य घट जाए या एकदम बढ़ जाए, ठीक है ना, अराजकता फैल जाए, तो वहाँ वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। और आज तक पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया? तो वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगाया गया। और वित्तीय आपातकाल को अमेरिका से लिया गया, जबकि आपातकाल को कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिए गए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगाया गया है। आपको हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों। पंजाब में पहले लगाया गया, कहीं कहीं आपको केरल भी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक लगभग 2010 तक लगाया गया, 10 बार शासन लगाया गया है। ठीक है ना? तो ये आपके क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये राष्ट्रपति से आपके यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, और आगे भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको अलग से प्रश्न बता दे रहे हैं, जैसे बनता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। प्रश्न आपका बनता है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। ठीक है दोस्तों, कौन थे? वी गिरी। वी का मतलब होता है वाराह वेंकट गिरी। ठीक है ना? वी गिरी, वाराह वेंकट गिरी। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र के कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है ना? नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान दीजिएगा। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र
क्या किए गए, निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। तो ये राष्ट्रपति से आपके प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, आपको पता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।